हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से सिलेक्शन वे पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आप, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। लास्ट दो क्लासेस में हम लोगों ने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर किया था। जो तीसरी क्लास थी वो पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि टेक्निकल ग्लिच आ रहे थे, और उसके बाद से आज मुलाकात हो रही है मेरी आपकी। ठीक है, तो आज एक नए चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पहली और दूसरी क्लास में हम लोगों ने संविधान कैसे बना हमारा, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझा। साथ में लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए हुए थे। अब आज की क्लास में हम लोग अगले चैप्टर प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रियम्बल के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यह समझ लेते हैं कि प्रियम्बल होता क्या है। मेरी आवाज तो बराबर आ रही है भाई सभी को? एक बार कंफर्म करिएगा, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच बहुत हो रहा है आजकल, पता नहीं क्यों। गर्मी तो बाहर बहुत है, लग रहा है सर्वर को भी गर्मी लग रही है। हाँ जी, तो प्रियम्बल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ध्यान देना। प्रियम्बल का मतलब हिंदी में होता है प्रस्तावना। क्या मतलब होता है? प्रस्तावना। अब ये प्रस्तावना होती क्या है? आपको याद होगा जब भी आप स्कूल में पढ़ रहे थे तो बचपन में स्कूल में हमें दो चीजें करना बहुत सिखाया जाता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। दोनों क्लासेस में आपको निबंध लिखना और कविताएं लिखना सिखाया गया होगा। ठीक है, अब ऐसे में जब हमें स्कूल में निबंध लिखना सिखाया गया था तो हमेशा हमें यह बताया गया था कि निबंध हम तीन हिस्सों में लिखते हैं। कितने हिस्सों में? तीन हिस्सों में। निबंध का जो पहला हिस्सा होता है, ठीक है, मतलब निबंध की ऊपर की जो 4 से 6 लाइनें होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रियम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रियम्बल या प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे निबंध की ऐसे की जो मेन बॉडी होती है, इसमें हम कंटेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, मतलब जो कुछ भी हमें निबंध के बारे में लिखना है, सपोज आपको बोला गया है कि ताजमहल के ऊपर आप निबंध लिखिए। ठीक है, तो जो शुरुआत की जो 4 लाइनें हैं जो प्रस्तावना की, इसमें हम ये बताते हैं कि ऐसे में हम किस किस चीज पर फोकस करने जा रहे हैं। हम ताजमहल के हिस्टोरिक बैकग्राउंड पर जाएंगे, हम ताजमहल के आंकड़ों पर जाएंगे, और साथ में हम ताजमहल के ऊपर डिबेट के ऊपर भी जाएंगे। अब कंटेक्स्ट में आपको जो लिखना है वो सब आप लिख डालते हो, और सबसे लास्ट में जो निबंध का हिस्सा आता है, आखिर की जो 4 से 6 लाइनें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समरी। एक तरीके से आप बोल सकते हो हमारे पूरे एसे का जस्ट होता है समरी। हिंदी में इसको हम लोग बोलते क्या है? सारांश। क्या बोलते हैं? सारांश, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि पूरे निबंध का निचोड़ हमने आखिरी में लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से आप चाहे कोई भी किताब पढ़ रहे हो, आपने देखा होगा जब भी आप कोई किताब खोलते हो तो उस किताब का जो पहला पेज होता है उसमें क्या लिखा होता है? इंडेक्स लिखा होता है। इंडेक्स में आपको ये सारे चैप्टर लिखे मिलते हैं, जैसे कि पॉलिटी में प्रियम्बल हो गया, ये इतने पेज पर है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इतने पेज पर है। फंडामेंटल राइट ये इतने पेज पर है। तो इंडेक्स देखकर आपको ये पता लग जाता है कि किताब में आपके क्या क्या कंटेंट आपको मिल रहा है और कौन कौन से पेज में है। उसी तरीके से आप ये बोल सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी जो संविधान की किताब है, जब आप उस किताब को खोलते हो तो उसका पहले पन्ने में लिखा हुआ जो टेक्स्ट है, दैट इज कॉल्ड प्रियम्बल। पहले पन्ने में लिखा हुआ जो कंटेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रियम्बल बोलते हैं। एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हमें क्या बताता है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? उद्देशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्देशिका। उद्देशिका का मतलब यह है कि यह बताता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है आखिर, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा क्यों गया है, यह तो हमें पता होना चाहिए ना। तो ओवरऑल प्रियम्बल जो है ये हमें बताता है कि हमारी इतनी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है उसमें विजन क्या है, उसका क्यों इतनी बड़ी किताब को लिखा गया है। ठीक है, आपको याद होगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कवर किया था तो उसमें तीसरी मीटिंग जो थी 13 दिसंबर 1946 की, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था। आगे चल के वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या बन गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रस्तावना या प्रियम्बल बोलते हैं संविधान की। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ आई होगी कि प्रियम्बल है क्या। बेसिकली प्रियम्बल और कुछ नहीं है बल्कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है उस किताब का पहला पन्ना प्रियम्बल है, जो कि हमें पढ़ने पर यह बताता है कि हमारे पूरे संविधान का उद्देश्य क्या है। क्लियर है इतनी बात सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना शब्द का मतलब भारतीय संविधान की शुरुआत या परिचय है। यह लिखा हुआ पहला पेज है। इस पेज पर एक एक वर्ड जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमसे इस पेज से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें संविधान का सारांश या मुख्य बातें होती हैं तथा ही वे आदर्श और आकांक्षाएं भी होती हैं जिन पर भारतीय राज्य आधारित है। मतलब हमारा देश जिन चीजों पर आधारित है वो सारी चीजें इस प्रियम्बल में एक पेज में लिखी गई हैं। एक जाने माने न्यायविद हुआ करते थे जिनका नाम था N.A. पालकीवाला। इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड कहा हुआ है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने प्रियम्बल को संविधान का पहचान पत्र बोला। इसके अलावा K.M. मुंशी, जो कि आपने देखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे, ठीक है, इन्होंने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली भी बताया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, ये दोनों स्टेटमेंट क्वेश्चन के रूप में बार बार पूछे जाते हैं कि ये कौन है जिन्होंने प्रियम्बल को राजनीतिक कुंडली संविधान की बोला है। तो आपका आंसर होगा K.M. मुंशी। ये कौन है जिन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। तो आपका आंसर क्या होगा, N.A. पालकीवाला। अब जरा प्रियम्बल को समझते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वही जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाने का जवाहरलाल नेहरू का मेन उद्देश्य यही था कि भाई हम संविधान बनाने से पहले ये तो समझ ले और डिसाइड कर ले कि हमारे संविधान का मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटो क्या है। तभी तो हम हमारे संविधान में वो चीजें डाल पाएंगे ना जो हमें मेरा मेन टारगेट होगा। उसके चलते बाद में आगे यही चल के जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था यही हमारा प्रियम्बल बन गया। इंपॉर्टेंट है इसमें यह डेट जो कि हमसे ये पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है, इसी प्रस्ताव को 26 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था उसको प्रियम्बल या प्रस्तावना के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब एडॉप्ट किया गया। तो ये डेट है 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये। अब टेक्स्ट पर बात करते हैं, मतलब अब उस पेज की हम लोग बात कर रहे हैं, वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज जो कि प्रियम्बल कहलाता है। ठीक है, उसमें लिखा क्या क्या हुआ है इसको समझो। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे आपको समझ आएगा कि हमारे संविधान का नेचर कैसा है। क्या ये बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हम भारत के लोग या फिर हम भारत के नागरिक। जब कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन ही इस तरीके की हो, इसका मतलब यह है, यह लाइन हमें एहसास कराती है कि हमारे देश का संविधान जनता को अल्टीमेट पावर देता है। हमारे देश में हर एक नागरिक को सबसे अल्टीमेट पावर मिली है, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति है कि हम जिसको चाहें वोट के आधार पर सरकार में बिठा सकते हैं, हम जिसको चाहें वोट के आधार पर सरकार से हटा सकते हैं। ठीक है, हैविंग सोलनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवराइन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब इन सब वर्ड्स का मतलब क्या है। सोवराइन का मतलब जानते हो क्या है, संप्रभु। और संप्रभुता का मतलब क्या है, जो कि टूटने वाला ना हो, जो कि अखंड हो। दूसरा, सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, समाज को एक साथ लेकर चलने वाला है, समाजवादी है, किसी एक कम्युनिटी, किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, सोशलिस्ट है। तीसरा, सेकुलर। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है,
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए इक्वेलिटी के साथ खड़ा रहता है। सो दैट इज कॉल्ड सेकुलर। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब एक ऐसा तंत्र जिसके अंदर लोगों का नेटवर्क है और लोगों के पास वो शक्ति है जो अपनी सरकार को खुद चुनते हैं, जिसको हम लोकतंत्र बोलते हैं। तो हमारा देश एक ऐसा ही लोगों का तंत्र है जिसमें लोगों के पास ये शक्ति है कि वो अपनी सरकार को चुने। तो ये जो लाइन है ये दर्शाती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत के सभी नागरिकों को इन चीजों से सुरक्षित करता है, संप्रभुता से, समाजवाद से, धर्मनिरपेक्षता से और लोकतांत्रिक गणराज्य होने के नाते जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उनको सुरक्षित करता है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में और आगे क्या लिखा हुआ है? जस्टिस की बात कही गई है। हमारा संविधान कहता है कि वो न्याय देगा। किस आधार पर जस्टिस देगा? किस आधार पर? सोशल बेसिस पर, सामाजिक आधार पर, इकोनॉमिक आधार पर जस्टिस होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को इकोनॉमिकली सपोर्ट मिलना चाहिए। तभी आज की डेट में आप देखते हो जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके लिए भारत सरकार अलग अलग योजनाएं चलाती हैं। विधवा पेंशन योजना हो गई, लाडली लक्ष्मी योजना हो गई, इसके अलावा किसानों के लिए फसल बीमा योजना हो गया, और भी कई स्कीमें, 40 से ज्यादा स्कीमें। तो ये किस आधार पर चलाई जा रही है? इसीलिए चलाई जा रही है क्योंकि लोगों को इकोनॉमिकल जस्टिस मिले, साथ में पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर सके, अपने नेता को वोट कर सके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देन बात करता है लिबर्टी की, मतलब प्रियम्बल का ही ये पेज मैं पढ़ रहा हूं। लिबर्टी किस आधार पर? ऑफ थॉट। हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लिबर्टी देता है किसकी? सोचने की, एक्सप्रेशन की आपको आजादी है, आप अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रख सकते हो। बिलीफ की आपको आजादी है, आप जिसमें चाहें उसमें मान सकते हैं। आप चाहे सनातन में मान सकते हैं, आप चाहे इस्लाम में मान सकते हैं, सिख में मान सकते हैं, जैन में मान सकते हैं। फेथ एंड वर्शिप, आप जिसकी चाहे उसकी पूजा कर सकते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता है। तो ये सारी लिबर्टी आपको मिली हुई है। इसके अलावा इक्वेलिटी की बात करता है प्रियम्बल। इक्वेलिटी में क्या बताता है? इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, स्थिति और अवसर की समानता और उन सभी के बीच बढ़ावा देना। जैसे कि हमारा संविधान आपको समानता किस किस आधार पर देता है? आपको नौकरी के अवसरों पर समानता देता है, सभी को बराबर से। अगर एक भी सरकारी पद निकलता है वैकेंसी के तौर पर तो हर एक व्यक्ति को फॉर्म भरने की आजादी है। और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन सभी आधारों पर भी हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन आपको इक्वेलिटी का दर्जा देता है। प्लस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यह भी एश्योर करता है कि अगर कोई भी कानून पास हुआ है, कोई भी कानून बना है तो वो सभी के ऊपर समान रूप से अप्लाई होगा। कोई एक व्यक्ति अगर हेलमेट बिना पहने चल रहा है तो 1000 रुपए का चालान है, तो वो वही चालान एक पुलिस वाले के ऊपर भी अप्लाई होता है। वो एक अलग बात है कि करप्शन अपने इतने चरम पर हो जाए कि अधिकारियों का कोई चालान ही नहीं कट रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कहा गया है और जो संविधान जिस तरीके से ट्रीट करता है वहां पर तो यही बात है कि एक कानून समान रूप से सभी के ऊपर अप्लाई होता है। अगला फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, बंधुत्व जिसको आप बोल सकते हो। तो फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये लाइन क्या बोलती है? भाईचारा जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेटर्निटी की बात करता है और इसी फ्रेटर्निटी के बने रहने के तहत हमारा देश अखंड भारत बना रहेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब 26 नवंबर 1949 को ये जो संवैधानिक सभा है ये इस संविधान को पूर्ण रूप से अपनाती है। ठीक है, तो ये प्रियम्बल का पूरा टेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा।
जो कि लिखा हुआ है, जिससे आपको जस्ट पता लगा है कि हमारा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पहला पेज है, वो किन किन चीजों के बारे में बताता है। इतनी बात सभी को क्लियर है मेरे भाई? इतनी बात सभी को क्लियर है? इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। क्लियर है ना इतनी बात? ठीक है। नाउ प्रियम्बल के कंपोनेंट क्या क्या हैं, मतलब कुछ अलग से वर्ड्स को निकालें तो हम क्या आपसे कह रहा है, संविधान का अधिकार स्रोत। प्रस्तावना में यह कहा गया है कि संविधान को भारत के लोगों से अधिकार मिलता है। ठीक है, भारत के लोग ही हैं जो कि संविधान को यह अधिकार दे पाते हैं। भारतीय राज्य का स्वरूप कैसा बताया गया है, मतलब हमारे देश का स्वरूप कैसा है? यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित करता है। तीसरा, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, यह भी प्रियम्बल बताता है। तो क्या बताता है प्रियम्बल? यह कहता है यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन सभी उद्देश्यों के रूप में बताता है कि यही हमारे मेन उद्देश्य हैं, कि सभी को न्याय मिलना चाहिए, सभी के पास लिबर्टी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी को समानता के अवसर मिलने चाहिए और सभी भाईचारे और बंधुत्व के साथ रहें। एंड एट द एंड कि 26 नवंबर 1949 को इसको हमने अपना लिया। इस पेज को एक बार पढ़िए मेरे सामने। जो अभी पूरा टेक्स्ट मैंने पढ़ा है वही इस पेज में लिखा हुआ है। यह हमारे संविधान का ओरिजिनल कॉपी का पेज है। इस पेज को हम देखें तो ऊपर लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। अब नीचे पढ़िए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलली resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizen। मतलब हमारे देश का संविधान भारत के हर एक नागरिक को इन सभी आधार पर सिक्योर करता है, इन सभी आधार पर एश्योर करता है कुछ चीजें। क्या क्या एश्योर कर रहा है? जस्टिस एश्योर कर रहा है, लिबर्टी एश्योर कर रहा है, समानता मतलब इक्वलिटी दे रहा है, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे की भावना के बारे में बता रहा है, और लास्ट में किस दिन हमने इसको एडॉप्ट किया। बस इतनी सी बात प्रियम्बल में लिखी हुई है। ठीक है, कीवर्ड्स की अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो मेन जो कीवर्ड्स हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया सबसे पहले हमें मिलता है, उसके बाद सोवराइन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन सबके मतलब क्या है? इन सबके मतलब क्या है? तो इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। सोवराइन का मतलब संप्रभुता, ठीक है, मतलब भारत की गरिमा पर आंच नहीं आनी चाहिए। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने वाला। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, हर एक धर्म को समानता देखने वाला, किसी एक विशेष धर्म के प्रति नहीं काम करता है हमारा संविधान। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। जस्टिस का मतलब न्याय आपको देता है। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता आपको देता है। इक्वलिटी का मतलब समानता ये आपको देता है। और फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारे की बात कर रहा है, भाईचारा या बंधुत्व की बात कर रहा है, ठीक है, कि हम सभी किसी भी जाति किसी भी धर्म से आते हो, हमें अपना भाईचारा बनाकर रखना है, तभी यह देश जुड़ा रहेगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? नाउ कुछ केसेस का जिक्र कर लेते हैं। हमारे देश में कई बार प्रियम्बल को लेकर कई सारी व्याख्याएं सुप्रीम कोर्ट ने करी। कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, फिर कभी कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है लेकिन मेन कॉन्स्टिट्यूशन से उसको अलग रखा जाए, और कभी ये कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भले ही है लेकिन हम मूल जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, उससे हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते। हम प्रियम्बल को इस आधार पर ले सकते हैं कि जब कोई कोर्ट या न्यायपालिका
अपने केस को रिजॉल्व करने में कहीं पर अगर फंस रही है तो वो प्रियम्बल से कहीं ना कहीं एक प्रेरणा ले सकती है। तो इन केसेस को समझा देता हूं आपको। एक केस है 1960 का, बेरूबारी यूनियन केस। अब ये केस था क्या, ये आपको समझा देता हूं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में, ठीक है, बेरूबारी एक जगह है, वहां पर बेरूबारी यूनियन है, ठीक है। अब ये बेरूबारी यूनियन जो है, इसको लेकर विवाद उठा, ठीक है। भारत तो आजाद हो गया, पाकिस्तान को पाकिस्तान दे दिया गया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन ये जो बेरूबारी यूनियन थी, इसको लेकर विवाद था ईस्ट पाकिस्तान और भारत सरकार के बीच में। अब ऐसे में क्या हुआ कि 1958 में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक समझौता होता है। इस समझौते में जवाहरलाल नेहरू इस बात पर एग्री करते हैं कि भाई बेरूबारी का आधा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाएगा और आधा हिस्सा भारत रख लेगा। अब ऐसे में जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसिज्म मिलता है। भारत के लोगों का यह कहना होता है कि सरकार को इस बात की इजाजत नहीं देता है संविधान कि सरकार किसी भी कॉन्फ्रेंस में बैठकर यह फैसला ले ले कि वो देश का कोई भी हिस्सा दूसरे देश को दे देगी। इस चीज को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट फाइनली क्या वर्डिक्ट देता है इसको समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत की प्रस्तावना के बारे में दो बातें कही। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर किया कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। दूसरी चीज, क्योंकि प्रस्तावना हमारे संविधान बनाने वालों के विचारों की कुंजी है, मतलब जिन लोगों ने संविधान को बनाया था उनके विचार इसमें लिखे हुए हैं, इसलिए संविधान में किसी भी अस्पष्टता की व्याख्या करने में प्रस्तावना से कुछ मदद ली जा सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना को हम कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन अस्पष्टता है अगर किसी केस में तो हम उसकी व्याख्या से मदद ले सकते हैं। इस तरह इस फैसले के बाद प्रस्तावना की स्थिति यह थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, हालांकि संविधान की व्याख्या में इससे कुछ मदद ली जा सकती है। ओवरऑल देखिए निष्कर्ष क्या निकला था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जी हां, ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार किसी भी एक कॉन्फ्रेंस में बैठकर यह फैसला ले ले कि किसी भी देश के किसी भी हिस्से को दूसरे देश को दे दिया जाए। उसके लिए प्रॉपर अमेंडमेंट के प्रोविजन है। देन जाकर इसको पार्लियामेंट में लाया गया, पार्लियामेंट से वोटिंग हुई और वोटिंग होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और 1960 में फाइनली बेरूबारी यूनियन केस रिजॉल्व हुआ। लेकिन हां, हुआ वही, बेरूबारी का आधा हिस्सा दिया गया ईस्ट पाकिस्तान को। ठीक है, तो इससे यह चीज तो क्लियर हो गई थी कि गवर्नमेंट कहीं पर भी बैठकर एक मीटिंग में यह फैसला नहीं ले सकती कि देश का कोई भी हिस्सा दूसरे देश को दे दे, यह नहीं हो सकता। 1973 में केशवानंद भारती केस आया था। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने, इस केस के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल राइट में, ठीक है, लेकिन फिलहाल आप यह समझ लीजिए कि इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को लेकर व्याख्या करी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, इन्होंने कहा अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना जाएगा। मतलब आप देखो, जो बेरूबारी केस है 1960 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना को हिस्सा नहीं मानते हैं। 1973 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब से प्रस्तावना को हिस्सा माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। यह कानूनों और संविधान के दूसरे अलग अलग प्रावधानों की व्याख्या में अहम भूमिका निभाएगी। तो चलो भाई, 1973 में फिर से इसको हिस्सा मान लिया गया प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का। अब एक केस था 1995 का, LIC ऑफ इंडिया केस। ये वही LIC है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जीवन बीमा वाली, ठीक है। अब ये केस था क्या, इसको आपको समझा देता हूं। LIC ने क्या किया था, कुछ ऐसी पॉलिसीज निकाली थी जो कि सिर्फ और सिर्फ LIC के कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों, ठीक है, और या तो बहुत बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के कोई व्यापारी वगैरह अगर हुआ करते थे, उनको ही फायदा देने के लिए कुछ पॉलिसीज निकाली थी। अब जब लोगों को इस बात का पता लगा तो लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। क्यों? क्योंकि सरकारी संस्थान है LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकन आता है, तो कोई भी एक सरकारी संस्थान इस तरीके की डिसीजन नहीं ले सकता या इस तरीके की पॉलिसीज नहीं ला सकता कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी लोगों को ही फायदा हो। फिर किसी भी सरकारी संस्थान और प्राइवेट सेक्टर के बीच का अंतर ही क्या रह गया।
तो इसको चैलेंज किया गया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और एलआईसी को बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको ये पॉलिसीज बंद करनी पड़ेंगी। आप ऐसी पॉलिसीज लेकर आइए जिसका फायदा पूरे देश के नागरिकों को मिले। आप एक सरकारी संस्थान हो, आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए या पर्टिकुलर किसी नौकरी के आधार पर किसी एक वर्ग के लिए आप पॉलिसी नहीं ला सकते। आपको पूरे देश को एक साथ लेकर चलना होगा क्योंकि आप सरकारी संस्थान के अंतर्गत आते हो। अब सुप्रीम कोर्ट में ने व्याख्या क्या करी प्रियम्बल को लेकर। इन्होंने कहा, एक बार फिर फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन इसे भारत में सीधे कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यह बात कही गई थी। अब देखिए आर्टिकल 14 क्या बताता है। यह बताता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ के बारे में। इक्वेलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 का मतलब यह है, अभी मैं आपको रैंडम बस ये बता रहा हूं, यह मत समझिएगा कि सीधे 14 कहां से आ गया। 14 आपके फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर। अभी केवल मैं आपको यह बता रहा हूं कि प्रियम्बल को लेकर बीच बीच में वर्डिक्ट दिए गए हैं, बस आप इतना समझिए। ठीक है, तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 ये बोलता है कि कानून सभी के लिए समान रूप से अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को इन्वॉल्व इसलिए किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी को यह बोला कि कानून सबके लिए समान रूप से अप्लाई होता है, और एक सरकारी संस्थान हो आप, तो आप जो भी पॉलिसी अप्लाई कर रहे हो वो सबके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें 19(1) को भी इन्वॉल्व किया। आर्टिकल 19(1) अभिव्यक्ति की आजादी देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग जो आवाज उठा रहे हैं इसके खिलाफ, उनके पास आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत अधिकार है आवाज उठाने का आपके खिलाफ, इसलिए आप इस तरीके की पॉलिसीज को बंद करिए। क्लियर है? आज तक हमारे प्रियम्बल में कितने बार संशोधन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, प्रियम्बल में सिर्फ एक ही बार आज तक संशोधन किया गया है, उसके अलावा कोई बदलाव नहीं किए गए। अब यह बदलाव कब किया गया? तो 1976 में यह बदलाव किया गया 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में कई संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, हमारे संविधान में करीब 125 संशोधन हो चुके हैं। उसमें से सबसे बड़ा संशोधन 42वें अमेंडमेंट को माना जाता है, इसीलिए 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, मतलब छोटा संविधान भी इसको कहा जाता है। तो प्रियम्बल को आज तक कब अमेंड किया गया है? केवल एक बार 1976 में किया गया है 42वें संशोधन के अंतर्गत। कौन सी कमेटी ने इसको अमेंड करने के लिए रिवीजन दिया था? तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर प्रियम्बल को अमेंड किया गया। आंसर क्या होगा? स्वर्ण सिंह कमेटी। अब देखिए संशोधन क्या किए गए। इस संशोधन में 3 नए वर्ड शामिल किए गए। कौन कौन से वर्ड शामिल किए गए? ठीक है, देखिएगा, एक तो सोशलिस्ट वर्ड, दूसरा सेकुलर वर्ड, और तीसरा जो वर्ड शामिल इसमें किया गया वो इंटीग्रिटी शामिल किया गया। जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है, इन दोनों को सोवराइन और डेमोक्रेटिक के बीच में डाला गया। नहीं समझे? मैं दिखाता हूं, यहां पर देखिए, आपको यहां पर सोशलिस्ट और सेकुलर कहां दिखाई दे रहे हैं? ये देखिए, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड 1976 से पहले ये हमारे संविधान के प्रियम्बल में नहीं हुआ करते थे, दोनों वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर। तो इन दोनों को डाला गया किसके बीच में? सोवराइन और डेमोक्रेटिक के बीच में डाला गया इनको। वही आपसे कह रहा है कि 1976 में जब प्रियम्बल को संशोधन किया तो एक सोशलिस्ट वर्ड और दूसरा सेकुलर वर्ड, इन दोनों को हमने डाला कहां? सोवराइन और डेमोक्रेटिक के बीच में। समझ आया मेरे भाई क्या यह कह रहा है? ठीक है, दूसरा क्या संशोधन, मतलब 2 वर्ड तो ये डाले गए, सोशलिस्ट और सेकुलर। तीसरा वर्ड जो है ये इंटीग्रिटी डाला गया। ये इंटीग्रिटी वर्ड कहां डाला गया? पहले हमारे प्रियम्बल में यूनिटी ऑफ द नेशन लिखा रहता था, लेकिन इसमें बदलाव करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया। तो तीसरा वर्ड ये डाला गया। तो पहला वर्ड, दूसरा वर्ड और तीसरा वर्ड, पहला सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर और तीसरा इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड प्रियम्बल में 1976 में अलग से डाले गए हैं संशोधन करके। तीसरा जो इंटीग्रिटी वर्ड है वो आपको कहां पर दिखाई देगा बताइए? तीसरा जो इंटीग्रिटी वर्ड है, पहले जो था वो जो इंटीग्रिटी था,
अब पहले जो था वो केवल यूनिटी ऑफ इंडिया था, अब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये वर्ड कहां पर डाला गया है, खुद देखिए आप, ये वर्ड कहां पर डाला गया है, क्योंकि इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नो आइडिया। ये देखिए फ्रेटर्निटी वाले क्लॉज में यहां पर लिखा रहता था द यूनिटी ऑफ द नेशन, तो अब इसको क्या कर दिया गया, यूनिटी के साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया। ठीक है, तो दो वर्ड ये ऊपर आपके डाले गए, एक तो सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर, और तीसरा यहां पर इंटीग्रिटी वर्ड डाला गया। ये तीन चेंजेस 42nd अमेंडमेंट में किए गए हमारे प्रियम्बल में, और तब से लेकर आज तक यही प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है इतनी बात सभी को? क्लियर है मेरे भाई इतनी बात सभी को? ठीक है, दैट्स इट। बस बिल्कुल छोटा सा था हमारा प्रियम्बल, सभी को समझ आ गया होगा। नाउ अब बढ़ते हैं हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, और अब बढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल्स की तरफ। शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई पार्ट हैं, कई शेड्यूल हैं, कई आर्टिकल हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग अपनी पॉलिटी को अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट 1 की। अभी तक हमने जो बात करी वो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। पहले हमने ये देखा कि हमारा संविधान बना कैसे, पूरी लंबी जर्नी देखी। फिर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज अब पढ़ लिया है, प्रियम्बल क्या बताता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्रियम्बल वाला पन्ना भी पलट दीजिए, और सबसे पहले आपको दिखाई देगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1। क्या दिखाई देगा? पार्ट 1। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हम लोग गो थ्रू कैसे करेंगे। जैसे कि पार्ट 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ये इसके अंदर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, ये हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें यूनियन मतलब संघ के बारे में बताता है। ये बताता है कि भारत एक संघ है, ठीक है, जो कि सारी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट से मिलकर बना हुआ है। अगला पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, और पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आते हैं। ये किसके बारे में बताता है? सिटीजनशिप के बारे में बताता है, मतलब भारत की नागरिकता के बारे में। ठीक है भाई। तीसरा इसके बाद पार्ट 3 है, ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में हमें बताता है। ठीक है, आर्टिकल 3 के अंदर 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें बताते हैं, जिनको हम लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार। और इस तरीके से हम लोग आगे के और पार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 का मतलब यह है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हम लोग देखेंगे ये किस तरीके से भारत को यूनियन बताते हैं। क्लियर है भाई? चलिए, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ध्यान रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला ही आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद आप समझिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको आर्टिकल याद हैं तो आप उतने ही अच्छे से क्वेश्चन पॉलिटी में बना पाएंगे। अगर आपको आर्टिकल याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो अपने दिल और दिमाग में बिल्कुल ये बिठाने की कोशिश बीच बीच में करते रहिएगा कि आर्टिकल कौन सा किसके बारे में बताता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। इवन मैं हमेशा बोलता हूं कि जीएस में सबसे आसान अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो पॉलिटी है, बशर्ते आर्टिकल आपको याद होते जाएं बस। ठीक है, और हम लोग इतने आराम से चल रहे हैं कि आपको आर्टिकल बहुत आसानी से याद होंगे। टेंशन फ्री रहिए, बस फोकस यहां पर रखिए।
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्या बताता है? आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 ये बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है, साथ में यूटीज भी आ जाती हैं इसमें। और संघ क्यों बताया गया है, यूनियन क्यों बताया गया है हमारे देश को? क्योंकि ये अखंड रहे। अगर हम यूनियन या संघ के अलावा कोई और वर्ड यूज करेंगे तो वो भारत के राज्यों और यूटीज को यह पावर दे सकता है कि वो कल को इससे अलग हो जाएं। लेकिन नहीं, भारत एक राज्यों का संघ है, तो कोई भी राज्य इस देश से बाहर नहीं जा सकता। कल को उठ के कोई स्टेट गवर्नमेंट ये बोले कि मैं अब भारत में शामिल नहीं होना चाहता हूं, मैं अपने आप को एक अलग देश डिक्लेयर करता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी राज्य सरकार के पास कितनी भी बड़ी शक्ति आ जाए, कितनी भी बहुमत से वो पार्टी बना ले हर एक स्टेट में, कोई देश से अलग नहीं हो सकता है। तो अनुच्छेद 1 क्या बताता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। संघ शब्द भारतीय संघ की अविनाशी प्रकृति पर बल देता है। अविनाशी का मतलब जिसके खंड ना किए जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर आर्टिकल 1 स्पेसिफिकली मैंने आपको बता दिया है। आर्टिकल 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस क्षेत्र के अंदर जो कुछ भी आ जाए वो सब भारत का ही हिस्सा है। जैसे कि इस क्षेत्र में राज्य, यूटीज और कोई भी अधिग्रहित क्षेत्र शामिल है। मतलब कहने का ये, कल को इंडियन आर्मी किसी भी टेरिटरी पर कब्जा करती है तो वो भी भारत का ही हिस्सा बाय डिफॉल्ट माना जाएगा। ठीक है, तो देश का कोई भी राज्य, कोई भी यूटी या फिर कोई भी अधिग्रहित क्षेत्र, वो भारत एक संघ के ही अंतर्गत आएगा, उस यूनियन का ही पार्ट बन जाएगा। अब एक बात, हमने यूनियन वर्ड ही क्यों यूज किया, हमने फेडरेशन वर्ड क्यों नहीं यूज किया? देखिए, फेडरेशन जब हम बोलेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि भारत जो है ये कई फेडरेशन से मिलकर बना है, कई राज्यों से मिलकर बना हुआ एक फेडरेशन है। ठीक है, तो अगर आप इसे फेडरेशन बोलोगे तो फेडरेशन का मतलब यह होता है कि फेडरेशन वर्ड हर एक स्टेट को, हर एक यूटी को यह इजाजत देता है कि कल को वो पॉलिटिकली अगर आपस में एक साथ आना चाहें और अलग होना चाहें तो वो हो सकते हैं। जैसे कि अमेरिका में फेडरेशन वर्ड का यूज किया जाता है। तो आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यह प्रोविजन है कि कल को उनके आसपास के छोटे बड़े देश मिलकर, जैसे कि यूएसए का कई सारे वेस्ट इंडीज टाइप के जो आपके आइलैंड कंट्रीज हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो कि सेंट्रल अमेरिकन रीजन में आते हैं, वो सब यूएस का हिस्सा है। लेकिन कल को वो चाहें तो अपनी एक अलग से फेडरेशन बनाकर यूएसए से अलग हो सकते हैं और यूएसए उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो फेडरेशन वर्ल्ड क्या है, ये राज्यों को ये परमिशन देता है कि कल को वो चाहें तो पॉलिटिकली अलग हो सकते हैं, अकेले होना चाहें तो अकेले हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर 3-4 आइलैंड कंट्री मिलकर एक देश बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। लेकिन यूनियन वर्ड इसकी परमिशन नहीं देता है। इसलिए हमने हमारे संविधान में यूनियन वर्ड को यूज किया है कि कोई भी राज्य या कोई भी यूटी कल को अलग नहीं हो सकती है हमारे देश से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता है। हालांकि वो एक अलग की बात है कि यूएसए से उनके कंट्रीज अलग नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यूएसए इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड और यूएसए से अलग होकर उनको मिलेगा ही क्या। थोड़ी बहुत आइडेंटिटी अगर उनके पास है यूएसए की वजह से, उनकी पूरी इकोनॉमी ही यूएसए की वजह से चलती है, तो अगर यूएस से अलग हो जाएंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं रह जाएगा, बेचारे भीख मांगते रह जाएंगे। तो इसलिए वो अलग नहीं हो सकते, अलग होते नहीं है, मतलब हो तो सकते हैं। अगला है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या बताता है? यह नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताता है। आर्टिकल 2 इस बात की इजाजत देता है कि कल को कोई भी नई टेरिटरी भारत में नए राज्य के रूप में स्थापित करी जा सकती है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है 1975 से पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था और सिक्किम में पता है एक डायनेस्टी शासन करती थी। इस डायनेस्टी का नाम है नामग्याल डायनेस्टी। आपको पता है नामग्याल डायनेस्टी? एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, तो आजादी के बाद 1950 में जो सिक्किम है, सिक्किम ने भारत का सपोर्ट मांगा। सिक्किम ने कहा जो नामग्याल डायनेस्टी है
इसने कहा कि हम तो तिब्बतियन प्लेटू का हिस्सा हैं वैसे भी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम भारत के कल्चर एंड सारी चीजों से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं और हमने हमेशा भारत के ही साथ संबंध रखे, हमने हमेशा इधर से भारत को प्रोटेक्ट ही किया है तिब्बतियन प्लेटू से। तो हम ये चाहते हैं कि हमको डिफेंस प्रोटेक्शन भारत दे और साथ में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले हैं वो भारत सरकार हैंडल करे, लेकिन हम अपनी सरकार खुद चलाएंगे यहां पर। भारत सरकार ने कहा ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके ऊपर डिफेंस से आपको हम प्रोटेक्शन भी देंगे, हम आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के सारे मैटर्स को भी हैंडल करेंगे, आप जैसा चाहते हो हम वैसे आपको सपोर्ट करेंगे। अभी यही पाकिस्तान होता तो चढ़ाई कर देता तुरंत। लेकिन समझिए 47 से हम आजाद हुए, 1975 तक सिक्किम सेपरेट रहना चाहता था, वो सेपरेट रहा। लेकिन फाइनली नामग्याल डायनेस्टी ने 1975 में फैसला लिया कि वो अब अलग से ये टेरिटरी नहीं चलाना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अल्टीमेटली सिक्किम भारत का राज्य ना होकर भी फंक्शन ऐसे कर रहा है जैसे कि वो भारत का ही राज्य हो। तो फाइनली वो विलय के लिए शामिल हुए और 1975 में हमारे संविधान में 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको क्या कर दिया गया, भारत की टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। बात आ गई समझ? इतनी बात सभी को क्लियर है? तो ये जो सिक्किम भारत का अंग बना 1975 में, ये किस आधार पर बना? आर्टिकल 2 इसकी इजाजत देता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? कोई भी नया राज्य का प्रवेश किया जा सकता है या उसकी स्थापना करी जा सकती है भारत के राज्य के रूप में। आर्टिकल 3 यह हमें किसके बारे में बताता है? नए राज्यों का गठन और परिवर्तन के बारे में बताता है। मतलब कहने का यह कि हमारे देश की टेरिटरी के अंदर ही नए राज्य बनाए जा सकते हैं या राज्यों की सीमा रेखाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में भी परिवर्तन कर सकती है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पर संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, मतलब एक बिल लाया जाएगा, उस बिल पर चर्चा होगी, उस बिल पर जैसे ही मेजॉरिटी मिलेगी उसके बाद आप नए राज्य का गठन कर सकते हो या नाम परिवर्तन कर सकते हो या क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है, इस बीच में राष्ट्रपति इससे संबंधित जो राज्य विधानमंडल है उसको भी राय में शामिल करते हैं। मतलब कहने का जैसे देखिए, साल 2000 तक उत्तराखंड नहीं हुआ करता था। ठीक है मेरे भाई, साल 2000 तक उत्तराखंड नहीं हुआ करता था, ये पूरा उत्तर प्रदेश हुआ करता था। उत्तराखंड वाले हिस्से को पूर्वांचल उत्तर प्रदेश बोलते थे। ठीक है भाई, अब क्या है कि 2000 में यह फैसला लिया गया कि अब उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा हटाकर यह वाला हिस्सा नया राज्य बनाया जाएगा जिसको हम उत्तराखंड कहेंगे। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि जब इसको बनाया जा रहा था तो राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश सरकार से राय इसके बारे में मांगी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी राय दी, उन्होंने कहा कि हाँ हम भी ऐसा चाहते हैं कि एक नया राज्य बनाया जाए बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, अगर राज्य सरकार इसके लिए मानने से मना कर दे तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा इस बिल के ऊपर। मतलब राज्य सरकार मान लीजिए मना कर दे कि नहीं हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, राज्य सरकार रोक नहीं पाएगी पार्लियामेंट को ऐसा करने से। पार्लियामेंट अगर चाहेगी तो राज्यों की सीमा रेखाओं में घटोतरी और बढ़ोतरी कर सकती है। इसी तरीके से साल 2014 में यह पूरा आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन आंध्र प्रदेश से एक हिस्सा हटाकर तेलंगाना बना दिया गया। ठीक है, पहले इसी तरीके से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, फिर छत्तीसगढ़ को अलग स्टेट बनाया गया। झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, उसको बिहार से हटाकर झारखंड बनाया गया। ठीक है, तो ये टाइम टाइम पर नए राज्यों का गठन और परिवर्तन होता रहता है। इसकी इजाजत आर्टिकल 3 देता है। और आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए जो कानून हैं उनको संवैधानिक संशोधन माना जाएगा। मतलब कहने का यह कि चाहे आर्टिकल 2 के आधार पर आप कोई राज्य बना रहे हो, चाहे आर्टिकल 3 के आधार पर कोई आप राज्य बना रहे हो, ठीक है, दोनों में से किसी भी आधार पर अगर आप कोई नया राज्य बना रहे हो तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा।
हमारे संविधान में संशोधन करना होगा। ऐसे नहीं कि आपने आज ही मुंह जवानी आपने सोचा कि एक नया राज्य बना देते हैं और बना के रख दिया। नहीं, आपको संविधान में परिवर्तन करना होगा, संविधान में उसको अलग से जगह देनी होगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सभी को? बीच बीच में आप लोगों के कमेंट क्यों गायब हो जा रहे हैं? ओके, पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं, अब पार्ट 2 भी कवर कर लें क्या? चलिए पार्ट 2 की तरफ भी बढ़ते हैं। नाउ अब देखिएगा, यहां पर मैंने स्टेट्स की लिस्ट दे दी है, साथ में कुछ पॉलिटिकल डिवीजन भी हाल फिलहाल के डाले हुए हैं। जैसे कि आपको ध्यान रखना है 2025 के डेटा तक या अभी तक भी भारत में 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं। इन सबको मैंने अलग से भी आइडेंटिफाई किया हुआ है यहां पर। ठीक है, सारे स्टेट और उनकी कैपिटल दे दी है। अब ध्यान रखिएगा, हमारे टोटल 28 स्टेट में से 3 स्टेट ऐसे हैं जिनकी 2-2 कैपिटल है। ठीक है, पहला ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल शिमला है, जबकि विंटर कैपिटल धर्मशाला है। उसी तरीके से महाराष्ट्र दूसरा स्टेट है जिसकी 2 कैपिटल हैं। यहां की समर कैपिटल मुंबई है और विंटर कैपिटल नागपुर है। और तीसरा और आखिरी स्टेट ऐसा है उत्तराखंड, इसकी विंटर कैपिटल देहरादून है और समर कैपिटल क्या है? गाइरसाइन। ठीक है, तो ये 3 स्टेट ध्यान रखिएगा जिनकी 2-2 कैपिटल हैं। बाकी यूटीज की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर करेंटली हमारी ये यूटी है। पहले जम्मू कश्मीर 2019 तक राज्य हुआ करता था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया और इससे 2 हिस्से निकले, एक जम्मू कश्मीर अपने आप में और दूसरा लद्दाख। तो अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही यूटी में शामिल हैं। प्लस एक और संशोधन किया गया, दादर और नगर हवेली एक अलग होता था पहले और दमन एंड दीव अलग हुआ करता था। अब दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो अब ये टोटल एक यूटी है, दादर दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। जबकि जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था, उसको अलग अलग करके 2 यूटी बना दी गई। हाल फिलहाल में जो चेंजेस हुए हैं, एक तो यही जम्मू कश्मीर वाला ध्यान रखिएगा 2019 में हुआ है और 2020 में ये वाला मर्जर हुआ है, दमन एंड दीव को दादर एंड नगर हवेली से जोड़ दिया गया है। तो दोनों के ईयर ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो दिल्ली है ना हमारी, इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया है, एनसीटी का दर्जा। कौन सा आर्टिकल दिल्ली को एनसीटी का दर्जा देता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो स्पेशल स्टेटस दिल्ली को मिला हुआ है, ये आर्टिकल 239 ए के अंतर्गत मिला हुआ है। अब ये स्पेशल स्टेटस मिला क्यों हुआ है, समझिएगा। क्या आपने इस चीज पर गौर किया है? यूपी पुलिस यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, हरियाणा पुलिस हरियाणा गवर्नमेंट के अंतर्गत, राजस्थान पुलिस राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत, ये सब तो आ रही हैं। पुडुचेरी पुलिस पुडुचेरी गवर्नमेंट के अंतर्गत, लक्षद्वीप पुलिस लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। फिर दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंतर्गत क्यों नहीं आती है? दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत क्यों आती है? आप देखते हो ना, दिल्ली पुलिस का जो रिक्रूटमेंट होता है ये एसएससी के थ्रू होता है, जबकि यूपी पुलिस का तो नहीं होता। यूपी पुलिस का रिक्रूटमेंट तो यूपी गवर्नमेंट कराती है। तो ऐसा क्यों है कि दिल्ली पुलिस को केंद्र सरकार के अंतर्गत रखा गया है? ऐसा है जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। दिल्ली में इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हैं कि दिल्ली की सिक्योरिटी किसी राज्य को नहीं दी जा सकती है। केंद्र सरकार दिल्ली की पुलिस अपने कंट्रोल में रखती है। ऐसा क्यों, समझिएगा। देश की संसद कहां? दिल्ली में। संसद की लोकसभा राज्यसभा दोनों दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन कहां? दिल्ली में। प्रधानमंत्री का ऑफिस पीएमओ कहां? दिल्ली में। प्रधानमंत्री आवास भी दिल्ली में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहां? दिल्ली में। तीनों सेनाओं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के हेडक्वार्टर कहां? दिल्ली में। पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेडक्वार्टर कहां? दिल्ली में। सीबीआई का हेडक्वार्टर कहां? दिल्ली में। नारकोटिक्स का हेडक्वार्टर कहां? दिल्ली में। जितनी भी हमारी एम्बेसीज वो सब कहां? दिल्ली में।
जितने भी हमारे मंत्रालयों के हेडक्वार्टर कहां, दिल्ली में। तो दिल्ली एक ऐसी लैंड बन जाती है, एक ऐसी टेरिटरी बन जाती है जहां पर अगर इतना कुछ है तो वहां की सिक्योरिटी वहां की टेरिटरी की पुलिस को नहीं दी जा सकती है। वहां की जो सिक्योरिटी है वो डायरेक्ट इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है। प्लस केवल पुलिस ही नहीं, दिल्ली में जितने भी जमीन से जुड़े हुए मामले, जो जितनी भी दिल्ली की जमीन है, उसके लिए कोई भी फैसला दिल्ली सरकार नहीं ले सकती है। मतलब दिल्ली में बैठा हुआ जो मुख्यमंत्री है वो दिल्ली की जमीनों के लिए कोई फैसला नहीं ले सकता। जैसे यूपी सरकार यूपी की जमीन के लिए ले सकती फैसला, एमपी गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं ये अपनी अपनी जमीनों के लिए, राज्य की जमीनों के लिए फैसला ले सकते हैं। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं ले सकता फैसला। ये जमीन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। साथ में पब्लिक ऑर्डर वगैरह अगर पास करने हैं, कोई नियम पास करने हैं, तो वो भी केंद्र सरकार ही लागू करेगी, दिल्ली सरकार नहीं लागू कर सकती। दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के नागरिकों के लिए योजनाएं पास कर सकती है। ठीक है, स्कीम्स लॉन्च कर सकती है, बस। तो सुनने और देखने में आपको लगता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास बाकी मुख्यमंत्रियों से ज्यादा पावर होगी क्योंकि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जबकि रियलिटी इसके विपरीत है। पूरे भारत में हर एक मुख्यमंत्री से सबसे कम पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास होती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ योजनाओं से जुड़ी हुई शक्ति है। ना ही पुलिस की पावर है उसके पास, ना ही जमीन की पावर है, ना ही पब्लिक ऑर्डर की पावर है। और इन सब कारणों के चलते दिल्ली को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है, इसीलिए इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। और एनसीटी का यह दर्जा 239 AA आर्टिकल देता है दिल्ली को। ध्यान रखिएगा, यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है इतनी बात सभी को? ध्यान रखोगे? इंपॉर्टेंस टेरिटोरियल डिवीजन की क्या है? ये जो टेरिटरीज में हमारे देश में बांटा गया है, ठीक है, ये जो यूटीज में बांटा गया है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करना, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चीज और, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूटी? कई बच्चों को आप में से नहीं पता होगा स्टेट और यूटी के बीच का बेटा अंतर क्या होता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, हमेशा ध्यान रखना, वो क्षेत्र जो कि डेवलप्ड है, ठीक है, जो कि डेवलप्ड है, उसको हम स्टेट का दर्जा देते हैं। स्टेट में मुख्यमंत्री उस स्टेट की जनता के द्वारा चुना जाता है और मुख्यमंत्री को ऑब्जर्व कौन करता है, या आप बोल सकते हो स्टेट गवर्नमेंट को मॉनिटर और कंट्रोल कौन करता है? वहां का गवर्नर। गवर्नर का काम है यह देखना कि उस राज्य का मुख्यमंत्री संवैधानिक रूप से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर संवैधानिक रूप से काम कर रहा है तब तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो गवर्नर राष्ट्रपति को आमंत्रित करके इमरजेंसी लगवा सकता है। जबकि यूटी उन क्षेत्रों को डिक्लेयर किया जाता है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, जहां पर ना इंडस्ट्रीज हैं, ना ही लोगों के पास रोजगार के संसाधन हैं। ऐसी जगहों को गवर्नमेंट यूटी डिक्लेयर करके रखती है। हिंदी में मतलब समझिएगा, केंद्र शासित प्रदेश, मतलब एक ऐसा प्रदेश जिस पर केंद्र का शासन है, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन है। ठीक है, बात आ रही है समझ? तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? यूटी कहा जाता है। यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, यहां गवर्नर नहीं होता, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। और यह लेफ्टिनेंट गवर्नर डायरेक्ट सबऑर्डिनेट होता है प्रेसिडेंट का। यह प्रेसिडेंट के बेसिस पर रूल करता है यूटी में। अब आप कहोगे सर दिल्ली में फिर मुख्यमंत्री क्यों? दिल्ली में फिर मुख्यमंत्री क्यों? दिल्ली तो यूटी है। कहा ना, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेशल स्टेटस। दिल्ली को स्पेशल स्टेटस का दर्जा है आर्टिकल 239A के अंतर्गत। दिल्ली वैसे तो डेवलप्ड है, लेकिन उसके बाद भी उसको यूटी इस वजह से रखा गया है क्योंकि केंद्र का उसमें हस्तक्षेप होना अनिवार्य है। ठीक है, क्लियर है? अमन का कहना है सर मॉर्निंग में क्लास क्यों नहीं चली है, इस वजह से। मैं आपको बता देता हूं आप सभी को, दरअसल ऑफिस की शिफ्टिंग मेरे चल रही है अभी। इस वीक में या आप बोल सकते हो इस मंथ में कुछ क्लासेस और अफेक्टेड हो सकती हैं। हो सकता है 5 से 6 दिन लगातार मेरी क्लास ना हो।
मैं आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, क्योंकि ऑफिस शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को भी पता है कि एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा मैटर करता है। एक वीडियो या एक क्लास के पीछे कई घंटों की मेहनत होती है। जितना कुछ भी होता है वो सब एनवायरनमेंट के थ्रू होता है। अब क्या है कि शिफ्टिंग कहीं और हो रही है, जिसकी वजह से सारा सेटअप यहाँ से हट रहा है। इस टाइम पर अगर मैं कैमरा घुमा के ऐसे दिखाऊं तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये स्टूडियो नहीं लग रहा है मेरा, ये मेरा ऑफिस नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने रेंट पे लिया हुआ है 1-2 दिन के लिए, बस ऐसा लग रहा है। कहाँ पे क्या रखा हुआ है, पर्दे सब हटे हुए हैं, कुछ इधर बिछड़ा हुआ पड़ा हुआ है सब। तो इस वजह से थोड़ी सी डिस्टरबेंस है इस मंथ में। लेकिन हाँ, ये अभी हो जाना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, गाड़ी थर्ड गियर में सीधे भागेगी। अभी भी वैसे ही चल रही थी। इस मंथ में थोड़ा सा डिस्टरबेंस इसी वजह से है। और केवल ऑफिस ही मेरा नहीं शिफ्ट हो रहा है, मेरा घर भी शिफ्ट हो रहा है। तो अभी तक जहाँ पे मैं रहता था, अब दूसरी जगह पे मैंने घर बनाया है, तो वहाँ पे शिफ्टिंग चल रही है। तो वो एक दिन की नहीं होती है मेरे भाई, डेली कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, क्योंकि काफ़ी सामान हो जाता है। तो इस वजह से काफ़ी हेक्टिक है। तो अगर सुबह नहीं हो पा रही है तो कोशिश है कि शाम को हो जाए क्लास। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अगर मैं 4-5 दिन 6 दिन के लिए अगर अभी बीच में गायब होऊंगा तो एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है? हाँ, फिर से हाजिर हो जाऊंगा, परेशान मत होइएगा। अभी ये तो क्लियर है कि कल की क्लास तो होगी ही होगी, बट परसों की होगी नहीं होगी वो मैं कल आपको बता दूंगा। ठीक है? सर आपने फर्स्ट क्लास इंग्लिश में क्यों करवाई? अरे, फर्स्ट क्लास मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आप बोल रहे हो? वो तो मैं हाथ से भाई लिख रहा था, तो इस वजह से मैंने इंग्लिश में लिख दिया था। इतना नाराज मत हो। उसमें भी कोशिश करी थी, काफी कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ था भाई। और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की देखो, जो मैंने पीडीएफ दी है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है वो मैं आपको पीपीटी से करा दूं। उसका मजा हाथ से लिखने में था। सर 8 में आफ्टरनून में ही होगी ना? हाँ, जो बैच 8 है उसकी आफ्टरनून में ही चल रही है, आफ्टरनून में ही रहेगी 2:30 बजे क्लास। वो तो सुबह वाली जो है वो आपकी 7 की चल रही है ना, 7, 6 और 5 की। सर शाम को होगी क्लास, जी हाँ शाम को होगी क्लास। अभी जो हिस्ट्री वाली होनी है, जो आज सुबह नहीं हो पाई है, वो शाम को होगी 5 बजे। देखिए, नोट्स आप चाहें तो वैसे मैं तो आपको बोलूँगा, मैंने फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि आप हैंड रिटन नोट्स बना कर रखिए। ये पीडीएफ से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आप अपने हाथ से मेहनत नहीं करेंगे अपनी कॉपी में लिख लिख कर। भले ही बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाइए, लेकिन बनाइए नोट्स। अब मुझे एक बात बताइए, ये आपने पूरा यूनियन पढ़ लिया, ठीक है, प्रियम्बल आपने पढ़ लिया, लास्ट में मैंने आपको जस्ट दिया प्रियम्बल का, केवल आप वो कीवर्ड नहीं ध्यान रखोगे, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। आधे पेज में आप लिख सकते हो प्रियम्बल, प्रियम्बल के कीवर्ड लिख लिए और साइड में अमेंडमेंट लिख लिया। अमेंडमेंट 1976 में, 42nd अमेंडमेंट में कौन कौन से 3 वर्ड डाले गए, तीनों वर्ड लिख लिए, कहां कहां पे किसके बीच में डाले गए, बस हो गया प्रियम्बल। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि ना बने उसके बाद। इसी तरीके से अभी आपने यूनियन पढ़ लिया, आपने आज कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल और पार्ट 1 दोनों कवर कर लिए, ठीक है। अब आप देखो, पार्ट 1 का मैं आपको जस्ट दे दूं, लो जस्ट, ये लो। क्या है इसमें दिक्कत? पार्ट 1 में 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 1 से लेकर 4। आर्टिकल 1 क्या कहता है? एक कहता है भारत अर्थात इंडिया एक संघ है, राज्यों और यूटीज का मिला हुआ संघ है, ये एक यूनियन है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट किसी भी नए क्षेत्र को
भारत के स्टेट में कन्वर्ट कर सकती है और उसकी स्थापना कर सकती है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। आर्टिकल 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है? राज्यों का गठन कर सकती है पार्लियामेंट और परिवर्तन कर सकती है। परिवर्तन किस आधार पर? एरिया के आधार पर कर सकती है और नाम के आधार पर कर सकती है। किसी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, किसी राज्य का एरिया चेंज कर सकती है। ठीक है। और आर्टिकल 4 क्या बताता है? आर्टिकल 4 कहता है आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत कोई भी, आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत कुछ भी बदलाव किए गए हैं, मतलब इनका यूज करके कोई भी नए राज्य की स्थापना करी गई है, तो उसको संवैधानिक कानून दिया जाएगा, मतलब संविधान में उसको दर्जा दिया जाएगा। यह नहीं कि आपने फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से उसको कैजुअली कर लिया। तो आर्टिकल 4 यह कहता है आर्टिकल 2 और 3 का यूज करके अगर किसी राज्य की स्थापना करी गई है तो उस केस में उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाएगा। दैट्स इट। अगर आप ये 4 आर्टिकल ऐसे के ऐसे भी लिख लोगे तो भी आधे से कम पेज में हो गया पार्ट 1। पार्ट 1 खत्म। सबसे सिंपल है पॉलिटी, ना हिस्ट्री ना ज्योग्राफी, पॉलिटी सबसे सिंपल है। ठीक है। और बताइए, फिलहाल कोई कंफ्यूजन है तो? अच्छा, एक स्टूडेंट का पूछना है, मैं देख रहा हूं, एक स्टूडेंट बोल रहा है कि हेल्थ कहां पे आता है। आपको मैंने कंकरेंट लिस्ट पढ़ाई है ना, कंकरेंट स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो आप बताओ जो हेल्थ है ये कौन सी लिस्ट में आता है? बताइए, ये यूनियन लिस्ट में आएगा, स्टेट में आएगा, या कंकरेंट में आएगा? बताइए, इसका आंसर करिए। जो हेल्थ है, जो पब्लिक हेल्थ है, ये कौन से में आएगा, कौन सी कैटेगरी में आएगा? एनी आइडिया? बोलो भाई। अहमद का कहना है कंकरेंट में आएगा, सामंतक का कहना है यूनियन में आएगा। कंकरेंट में आएगा पक्का। हेल्थ के लिए स्टेट और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, दोनों ही इंटरवीन कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब ध्यान रखिएगा, अब यह गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हेल्थ कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, ठीक है, ना ही कंकरेंट और ना ही यूनियन लिस्ट। मैं एक काम करूंगा, अपने टेलीग्राम पर एक पीडीएफ बना के डालता हूं, जितने के जितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसके बाद कोई इफ एंड बट ही नहीं रह जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट स्टेट के हैं, यूनियन के हैं और कंकरेंट के हैं, सारे उसमें डाल के आपको देता हूं। ठीक है। तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, कल तक अपलोड कर दूंगा उसे। इनका कहना है बट एम्स, अरे भाई एम्स को मत जोड़ो, एम्स हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल है। ठीक है। और केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि इस देश में मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था प्रोवाइड करना। ठीक है। अब आप कहेंगे आयुष्मान भारत योजना, केंद्र सरकार उस चीज पर काम कर सकती है, बट इट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। क्यों है वो भी मैं आपको पीडीएफ बना के देता हूं, उसके लिए बेफिक्र रहिए। जो पब्लिक हेल्थ है इट इज कम्स अंडर स्टेट लिस्ट।
चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं। एक स्टूडेंट कह रहा है सर टेस्ट कब देना है? जब आपके बैच में करीब 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप फुल मॉक देना शुरू कर सकते हो। लेकिन उससे पहले भी अगर आपको टेस्ट देना है तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप नए बैच में हो तो आप अभी बिल्कुल भी मत दीजिए कोई भी टेस्ट। पहले 50% हो जाने दीजिए, उसके बाद आप टेस्ट देना शुरू करिएगा। सर पॉलिटी की कितनी क्लास होगी? आप ये मान के चलिए 25 क्लास के आसपास होगी पॉलिटी की। मैं समझ रहा हूं, अभी भी रुक जाइए। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तो देखिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए पब्लिक हेल्थ, इट कम्स अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच लिस्ट? तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आती है, डीपीएसपी के अंतर्गत भी आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। बट हां, अब हेल्थ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला हिस्सा जो कि आपका स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इस स्टेट लिस्ट में जो आ रहा है, इसमें क्या है? स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तैयार करेगी, मेडिसिन फैसिलिटी देगी, ठीक है, और साथ में कुपोषण से बचाएगी, मतलब माल न्यूट्रिशन से बचाएगी, ठीक है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यूनियन लिस्ट में क्या आता है? हेल्थ का कौन सा पार्ट है? इंटरनेशनल डिसीज प्रिवेंशन, ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने अगर किसी डिसीज को आइडेंटिफाई किया है, किसी वायरस को आइडेंटिफाई किया है, तो उसके लिए कदम उठाना हेल्थ के अंतर्गत यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। तीसरा जो आपका कंकरेंट है, कंकरेंट लिस्ट में हेल्थ का कौन सा हिस्सा आता है? ठीक है, तो इसमें आपका क्योर, प्रिकॉशन एंड न्यू वैक्सीनेशन, ठीक है। मतलब अगर कोई नया वायरस आया है जिसके लिए नया वैक्सीनेशन लेकर आना है, तो स्टेट और सेंटर दोनों की जिम्मेदारी बनती है उसकी रोकथाम के लिए। किसी भी चीज में अगर प्रिकॉशन के लिए प्रोविजन है तो भी दोनों की जिम्मेदारी बनती है, और क्योर करना है तो भी दोनों की जिम्मेदारी बनती है। आज की डेट में आप एम्स को अगर देख रहे हैं, या एम्स जैसे जितने भी हॉस्पिटल जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, वो सब कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ के मानकों के अंतर्गत बनाए गए हैं। वहां पर जो भी आपको इक्विपमेंट, जो भी आपको हेल्थ मशीनरीज मिलेंगी, वो सब आपको इंटरनेशनल पैरामीटर के ऊपर मिलती हैं। जबकि स्टेट लिस्ट के अंदर जो आपको राज्य के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए हॉस्पिटल्स मिलते हैं, वहां पर आपको इस तरीके के स्टैंडर्ड नहीं मिलेंगे, इस तरीके के इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे जैसे एम्स में होते हैं। राज्य सरकारें अपने अपने बजट के आधार पर हॉस्पिटल्स बनाती हैं, चिकित्सालय बनाती हैं, क्योंकि राज्य के अंदर लोगों को मुफ्त चिकित्सा मिल सके। स्टेट बिल्ड हॉस्पिटल
और यूनियन बिल्ड हॉस्पिटल्स के बीच का अंतर आप समझ गए होंगे, दोनों में अंतर क्या है। दीज आर इंटरनेशनल पैरामीटर बेस्ड हॉस्पिटल्स, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पब्लिक हेल्थ कौन सी लिस्ट के अंतर्गत आता है, तो आप यूनियन लिस्ट नहीं, कंकरेंट लिस्ट नहीं, आप स्टेट लिस्ट ही लगाओगे, क्योंकि पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी। डीपीएसपी में भी इसका जिक्र किया गया है। जब आप पढ़ोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, तब आप ये देखोगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राज्य सरकारों को ये आदेश देता है कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक को माल न्यूट्रिशन से हर तरीके से बचाएं, मेडिसिन मुफ्त में मुहैया कराएं, हर एक व्यक्ति को मुफ्त चिकित्सा का पूर्ण भरपूर सहयोग मिलना चाहिए, जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो इतना मैंने पूरा बताया है किस लिए, कि अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में कि एम्स कहां से आ रहे हैं। अब जैसे देखो, जब कोविड आया तो कोविड में आपको याद है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे देश के हर एक एंटरप्रेन्योर से यह गुजारिश करी थी कि आप, और कई सारे कितने तो पोर्टल लॉन्च कर दिए थे कि आप अगर कुछ कर सकते हैं क्योर के लिए तो आप आगे बढ़ के आइए, आप कोई भी आइडिया दे सकते हो तो आप आगे आइए। तो उसमें आप देखो कि कई सारे एंटरप्रेन्योर्स निकल के आए, बहुत सारे तो अपने नए नए मास्क लेकर आए, बहुत सारे नए नए और इक्विपमेंट लेकर आए, बहुत सारे न्यू मेडिसिन लेकर आए। ठीक है, तो ऐसे में जब कोई बड़ी महामारी आती है तो ऑब्वियस सी बात है फिर वहां केंद्र और राज्य अलग अलग करके कोई फायदा नहीं है। हमारे देश पर वो बात आ रही है, एक महामारी देश या राज्य नहीं देखती है, तो ऐसे में वो कंकरेंट लिस्ट के पार्ट बन जाते हैं, जैसे कि क्योर, प्रिकॉशन हो गया, या नए वैक्सीनेशन, या नए वायरस से बचना, ये सारी चीजें। हरमन का कहना है सर आर्टिकल 2 और 3 को दोबारा समझा दो। बेटा आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को ये इजाजत देता है, आर्टिकल 2 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का संसद को यह पावर देता है कि संसद किसी भी क्षेत्र को भारत के नए राज्य के रूप में स्थापित कर सकता है। एग्जाम्पल 1976 में सिक्किम को भारत के नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इससे पहले सिक्किम भारत का राज्य नहीं हुआ करता था। तिब्बतियन प्लेटू में एक नामग्याल डायनेस्टी की एक टेरिटरी हुआ करती थी जो कि भारत के अंतर्गत नहीं मानी जाती थी। तो आर्टिकल 2 संसद को यह परमिशन देता है या पावर देता है कि वो किसी भी टेरिटरी को भारत का स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं और उसे स्टेट के रूप में स्थापित कर सकते हैं। जबकि आर्टिकल 3 जो है यह पार्लियामेंट को यह परमिशन देता है या पावर देता है कि पार्लियामेंट देश के अंदर ही किसी हिस्से को क्षेत्र में परिवर्तन करके अलग राज्य की स्थापना कर सकती है, या किसी भी राज्य की सीमा रेखाओं में परिवर्तन कर सकती है, या किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 3 मतलब बात हो रही है देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में घटोतरी बढ़ोतरी करके नए राज्य निकाल दिए या दोनों को मर्जर कर दिया। और आर्टिकल 2 जो है वो देश की ऐसी देश के बाहर की टेरिटरी जिसको भारत के नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया है उसके बारे में बताती है। सर आर्टिकल 1 समझ नहीं आया। बेटा आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत सभी राज्यों और यूटीज से मिला हुआ एक संघ है, यूनियन है। मतलब आर्टिकल 1 का यह है कि ये जितने भी सारे राज्य हैं हमारे देश में और जितनी भी यूटीज हैं उन सबको मिलाकर एक संघ जो बना है, जो यूनियन बना है, वही भारत है। इसका मतलब यह है आर्टिकल 1 का कि कोई भी एक राज्य या 2 राज्य या तीसरा कोई भी राज्य या यूटी कल को उठकर यह नहीं बोल सकता कि वो इस देश से बाहर जाना चाहता है। ये पांचों उंगलियां आपस में लड़ सकती हैं, एक दूसरे को ना पसंद कर सकती हैं, लेकिन कोई उंगली ये नहीं बोल सकती कि मैं हाथ छोड़ के वापस अलग चली जाऊंगी, नहीं। तो आर्टिकल 1 संघ के बारे में, यूनियन के बारे में बताता है। यूनियन का मतलब है हमारे देश में कोई भी राज्य या यूटी देश से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।